बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से और उस दिन खेलों से जुड़ी खबरों के बारे में। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत कुछ है हमारे शोबे, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जनाब बिलाखिर हैदराबाद पहुँच चुकी है और वहाँ पर बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया पाकिस्तान की टीम का। तो मिशन वर्ल्ड कप का जनाब आगाज़ हो चुका है और अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस मिशन वर्ल्ड कप में किस अंदाज से अपनी कैंपेन का आगाज करती है। साथ साथ जनाब आज जिस तरह कल हम जब शो कर रहे थे तो उस वक्त भी तस्करा किया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि अब जो है वो मामला तय पाते नजर आ रहे हैं और जाने से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला तय पा गए हैं और टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस और T20 मैचेस की मद में जो खिलाड़ियों की फीसिस में इजाफा किया है और 50% जो इजाफा किया गया है टेस्ट मैच में और उसके अलावा फिर 25% ODI में और 12.5 जो है वो T20 इंटरनेशनल में इजाफा किया है। इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत पहुंच गई। कौमी टीम पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मुझे यकीन है फैंस की सपोर्ट और मोहब्बत का सिलसिला जारी रहेगा। बाबर आजम, हम मेगा इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं। कौम हमारी कामयाबी के लिए दुआएं करें, इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। इफ्तिखार अहमद, PCB ने क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों के मावजों में 202% तक का इजाफा। ज्यादा लीग्स खेलने की वजह से खिलाड़ी इंजरीज का शिकार हुए। दुआ है शादाब खान की परफॉर्मेंस बेहतर हो। ज़का अशरफ, तो शादाब खान बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, तो मेरी दुआ होगी कि वो भी परफॉर्मेंस में आए। ICC ने वनडे प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। टॉप अंडर 19 फुटबॉल चैंपियन के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भूटान को शिकस्त दे दी। कौमी टीम 30 सितंबर को फाइनल में भारत का सामना करेगी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की जानिब से कोयटा में मीडिया इदारों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत पहुंच गई। कौमी टीम पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मुझे यकीन है फैंस की सपोर्ट और मोहब्बत का सिलसिला जारी रहेगा। बाबर आजम, हम मेगा इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं। कौम हमारी कामयाबी के लिए दुआएं करें, इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। इफ्तिखार अहमद, PCB ने क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों के मावजों में 202% तक का इजाफा। ज्यादा लीग्स खेलने की वजह से खिलाड़ी इंजरीज का शिकार हुए। दुआ है शादाब खान की परफॉर्मेंस बेहतर हो। ज़का अशरफ, तो शादाब खान बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, तो मेरी दुआ होगी कि वो भी परफॉर्मेंस में आए। ICC ने वनडे प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। टॉप अंडर 19 फुटबॉल चैंपियन के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भूटान को शिकस्त दे दी। कौमी टीम 30 सितंबर को फाइनल में भारत का सामना करेगी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की जानिब से कोयटा में मीडिया इदारों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि जनाब पाकिस्तान ने भारत को स्क्वाश में शिकस्त दे दी है एशियन गेम्स में और इससे पहले पाकिस्तान ने वॉलीबॉल में जो है वो भारत को शिकस्त दी थी और 5वीं पोजीशन का मैच पाकिस्तान ने जीत लिया था। सन 1990 के बाद ये पहला मौका था कि पाकिस्तान ने वॉलीबॉल में पहली 5 पोजीशन में जगह हासिल की है। जो उसके साथ साथ आपने हेडलाइन में देखा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है और खिलाड़ियों की फ़ीस में इजाफा किया गया है। इस हवाले से जो है वो दिखाएंगे भी, आपको टेम्पलेट भी दिखाएंगे कि खिलाड़ियों की फीस में इजाफा किया गया। कैटेगरीज भी अनाउंस कर दी गई है। A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी में खिलाड़ियों को प्लेस किया गया है। जना अब यहाँ पर इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया टेलीफोन कॉल फॉर्मर जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट अली सलमान भाई, आपको बहुत बहुत सलाम। ऑलराइट, इस हवाले से साहिब इससे पहले कि मैं आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इसको लेके बहुत ले दे हो रही थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए ज़रा पहले वो देखते हैं।
पीसीबी ने कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। खिलाड़ियों को अच्छी कारकर्दगी पर मुआवजों के साथ मिलेगा मजीद इनाम। चेयरमैन पीसीबी ने खुशखबरी सुना दी। मिल रही है, सारी तस्वीरें भी मिल रही है और जितने हमारे कैप्टन और प्लेयर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत अप्रिशिएट किया और जिस प्यार और मोहब्बत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी ने रेड व्हाइट बॉल्स का फर्क मिटा दिया। खिलाड़ियों को ए से डी तक कैटेगरीज में बांट दिया। ए कैटेगरी में होंगे 3 खिलाड़ी, बाबर, शाहीन और रिजवी। बी में मौजूद हैं इमाम उल हक, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फखर जमान। सी में शामिल हैं इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक। डी कैटेगरी में 14 खिलाड़ी हैं, फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर, साइम अयूब, सरफराज अहमद, सलमान आगा, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान। चारों कैटेगरीज के लिए मुआवजे बढ़ा दिए गए हैं। ए के लिए 202%, बी के लिए 144%, सी के लिए 135%, डी के लिए मुआवजे में 127% का इजाफा किया गया है। जी नाज़रीन, आपने देखी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये रिपोर्ट और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो डी कैटेगरी है, ख़ास तौर से इस डी कैटेगरी में कई सीनियर प्लेयर मौजूद हैं और बहुत ही जूनियर प्लेयर के साथ जो है वो डी कैटेगरी में सीनियर प्लेयर शान मसूद जैसे प्लेयर को रखा गया और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे सरफराज अहमद को डी कैटेगरी में रखा गया, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो साइम अयूब भी जो इंतहाई जूनियर प्लेयर हैं वो भी डी कैटेगरी में। तो क्या यहाँ पे ये इंसाफ बरता गया या नहीं बरता गया, जानेंगे साजिद खान साहब से जो हमारे साथ इस वक्त मुंसलिक हैं टेलीफोन लाइन पर। साजिद भाई, आपने देखा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, सबसे पहले तो ये बताइए खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफा हुआ है, ये एक अच्छी खुश आइन खबर है क्योंकि काफ़ी अरसे से मामला जो था वो इल्तिवा का शिकार था, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया अली सवाल, हमने काफी अरसे से इस बात को हमने आपने उठाया हुआ था और 4 महीने से ज्यादा हो गया था। प्लेयर पावर यकीनी तौर पर अपनी तमाम चीजों को मनाने में कामयाब हो गए और बाप बेटे ने जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रंग दिया और बेटा बाप को लेकर आया सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, तो यकीनी तौर पर दोहरी पॉलिसी और पाकिस्तान की डेब्यू ऑफ टीम, पहला पाकिस्तानी विकेट कीपर से 3000 रन टेस्ट बनाया, साबिक कप्तान, उसको और डी कैटेगरी में रखने को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। क्रिकेट का जुल्म, जो वर्ल्ड कप में जाने वाला प्लेयर और पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान, उसको आप डी कैटेगरी में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो ये ज्यादती नहीं है, जुल्म नहीं है, तो क्या है? आप मुझे बताइए। 3 ए कैटेगरी में तो यकीनी तौर पर बाबर और इनकी बात करूं, रिजवान की बात करूं, शाइन की बात करूं, तो यहाँ पर पाकिस्तान का कप्तान है, हिस्ट्री का बेहतरीन कप्तान है और पहला विकेट कीपर बैट्समैन है पाकिस्तान की तारीख का जिससे 3000 रन बनाए, उसको डी कैटेगरी में रख रहे हो, कोई समझने वाला है? और यकीनी तौर पर जो क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन साहब उनका बेटा सारे शॉट खेल रहा है, तो मेरा कहने का मकसद ये चीजें अच्छी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, तो यकीनी तौर पर हमारी बेस्ट विशेष पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, मगर बाबर जब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अपने अब्बू से साइन करा रहे थे तो उनको ये चीज नजर नहीं आ रही थी, ये चीज क्या हो रही है क्रिकेट में, ये धोखा हो रहा है, क्या हो रहा है? आप शान मसूद हुए, सरफराज हुए, अम्माद वसीम को आपने रख लिया, मगर सरफराज एक कैटेगरी में डिजर्व करता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान है और बेहतरीन, और किसी से भी पूछ लें, ये इंसाफ नहीं किया आपने। ठीक है, लेकिन साहिब भाई दूसरी तरफ आप ये देखें कि ठीक है सरफराज को डी कैटेगरी में रखा है, जिस तरह आप इस पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, हमें भी इस पर शदीद अफसोस है, लेकिन ये वही इंजमाम है ना कि जब सरफराज को सी कैटेगरी मिली थी तो इंजमाम ने कहा था कि इसको ये सी कैटेगरी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है, अब डी कैटेगरी में सरफराज को कर दिया। डी कैटेगरी में भी मैं ये समझता हूँ शायद इसलिए कर दिया, इससे नीचे कोई कैटेगरी थी नहीं, वरना शायद उसमें भी सरफराज को किया जा सकता, उसमें भी शान मसूद को किया जा सकता था। ये जो हमारे सीनियर प्लेयर है, मैं सरफराज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एहतजाज क्यों नहीं करते, ये मना क्यों नहीं करते थे? हफीज ने इस तरह मना किया था कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, कामरान अकमल ने मना किया मुझे नहीं चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का स्टेप क्यों नहीं लेते हमारे प्लेयर? देखिए ज्यादती है, उसको तो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। देखिए बात ये और सिंपल सी बात है, आप सोचें डी कैटेगरी में और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और जो आप आईसीसी के तमाम मवाद को साथ उन्होंने लेके चलना, जो सारे जो है ऊपर के लोग हैं इसको फायदा ले लेंगे। और ये सरफराज को टेस्ट मैच खिला रहे, सरफराज तो टेस्ट का मेन विकेट कीपर है ना, 4 साल बाद उसने कम बैक किया, तारीख कम भी है और जिस तरह उसके बॉल लग गए तो रिजवान ने वो इनिंग खेली है। आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो सरफराज ही टेस्ट मैच खेलेगा ना,
और शान को भी एक्सेप्ट नहीं करने, शान को भी बी कैटेगरी में आना चाहिए। और जिस तरह उनके चचा लॉबी बना रहे थे, जिनके चचा ही लॉबी बना रहे थे, इमाम को एक कैटेगरी में कॉन्टेक्ट नहीं दिया किसी चैनल पर बैठने की वजह से। और यहाँ पर एक और आपने जुलूम किया, नसीम शाह तो मेरे अपने जराए बताते हैं, उसका नाम तो एक कैटेगरी में था, उसको अगर अनफिट हुआ था क्रिकेट बोर्ड की वजह से अनफिट हुआ, अपनी कारकर्दगी हुआ था, अनफिट थोड़ी हुआ वो। तो ये ज्यादतियां हैं ना। आप देखें अली सलमान साहब, आपकी एक बड़ी गहरी नजर है, आप जर्नलिस्ट भी हैं और क्रिकेट को बड़ी गहरी नजर से कवर करते हैं, आप खुद इंसाफ करें, ये ज्यादती है नहीं ज्यादती। सर मैं तो खुद कह रहा हूं कि ज्यादती है, नाइंसाफी है और मैं समझ डिसरिस्पेक्ट करते हैं हम अपने प्लेयर को। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देखता हूं कि हमारे अपने प्लेयर जो है वो स्टेप क्यों नहीं लेते। अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही एक जगह, तो आप माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेल लिए, इतना पैसा बना लिया है, तो खुद भी तो कभी कहे ना ये बात आके फोरम पे, भाई मुझे नहीं चाहिए डी कैटेगरी, मैं आपके लिए वैसे ही अवेलेबल हूं, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान का परचम मेरी जो है वो मेरे सर का ताज है, मैं वैसे ही बगैर कॉन्ट्रैक्ट के खेलने को तैयार हूं। खेलना चाहिए। देखिए अली सलमान साहब, इतने पैसे तो कहीं भी करते, अभी वर्ल्ड कप में बैठेगा, वर्ल्ड कप में, और उसके बाद आप बॉन्ड हो जाएंगे, एनओसी की वजह से बॉन्ड हो जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये आपको ताले में बंद कर दिया ना, पूरे ले आके कहना चाहिए क्या कहते हैं वो, एक मशीन क्या क्रेडिट कार्ड की मशीन, आप सारे फायदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रही है, एटीएम मशीन का इन्होंने वो कर लिया है। मगर मकसद ये है अली सलमान साहब, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, पाकिस्तान टीम के कोच थे जावेद मियांदाद साहब, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, और उस वक्त पेप्सी का लोगो शर्ट पर लगता था और विल्स का लगता था, तो बड़े बड़े कप्तानों ने, बड़े बड़े क्रिकेटरों ने कह दिया जावेद मियांदाद साहब को ये तो इसके पैसे क्यों मिले, जावेद मियांदाद तो कोच है। मगर 11 बार जो मैच फीस के साथ जो पैसे मिलते थे ना, तो उन्होंने वो उसमें इतराज उठा लिया। जानते हैं भाई, हमसे ज्यादा इन लड़कों को नहीं जानता। जब इंजी की बात कर रहे हैं तो इंजी को उस वक्त सोचना चाहिए था। तो 2019 आप वर्ल्ड कप में सरफराज ने आपको सपोर्ट किया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो आज रिस्पेक्ट में आपको इंजी से बात करना चाहता हूँ। देखो इंजी ज्यादती हुई है, ये बहुत बड़ा जुल्म, और आप और बाबर ने जिस तरह ज्यादती की ना, वर्ल्ड कप में एक बंदा टीम में था, उसको आपने काजन ट्रॉफी के खेलने से रोक दिया, रात 2 दिन तक 3 तक उसका नाम था। तो ये कहां से ये काम, बारीक काम हुआ? ये बारीक काम करना छोड़ो भाई, मुल्क के लिए सोचो। अच्छा मुझे ब्रेक पे जाना है साजिद भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है। इमाद वसीम कहीं भी कंसीडर नहीं हो रहे, वो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, ना वो T20 में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन पा रहे हैं, ना वो वनडे में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन पा रहे हैं। सरफराज जिस तरह भी हम सब जानते हैं कि टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, शान मसूद भी अभी भी जो है वो कंटेंडर होते हैं पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन के हवाले से, इनको डी कैटेगरी में रखा है। इमाद वसीम जो कहीं दूर दूर तक जिनका फसाना नहीं है, वो सी कैटेगरी में मौजूद है। तो ये खुला तजाद नहीं है? ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इससे तो ये मुझे बताइए ना, सारे शॉट जो मौजूदा चेयरमैन साहब है, उनका बेटा खेल रहा है, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, बोर्ड चला कौन रहा? पहले तो मुझे आप ये बताइए, ये मीडिया के जो लड़के जो बाबर की सेल्फियां बनाते तो मीडिया कोऑर्डिनेटर बन के जा रहे हैं, ये कहाँ पर काम हो रहा है? तमाम जो लोग हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। भाई सच और हक की बात करो भाई, ये बेटा बोर्ड चला रहे हैं, उनके वालिद साहब चला रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है और यकीनी तौर पे आपका मैसेज भी इस हवाले से पहुंच गया, इंतजाम को भी आपका मैसेज है पहुंच गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के हवाले की इस मरतबा भी लोगों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमेशा क्रिकेट बोर्ड कोई ना कोई इसकी जो शिक छोड़ देता है, हमेशा कोई ना कोई ऐसा पंचाखा छोड़ देता है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। क्योंकि जब इमाद वसीम को सी कैटेगरी में रखा है तो फिर सरफराज और शान मसूद जैसे प्लेयर हैं वो भी जो थे इस बात का उनको रखा जा सकता था, उनको भी जो है वो सी कैटेगरी में रखा जा सकता था या फिर उनको बी कैटेगरी में जरूर रखा जा सकता था, जिनको अभी भी आप टेस्ट मैच में कंसीडर करते हैं। इस पर लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे ज़का अशरफ के स्टेटमेंट के हवाले से। आज उन्होंने मीडिया से बात भी की है और साथ साथ जिस तरह प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने कहा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया पहुंच चुकी है और मिशन वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, क्या उम्मीद है साजिद खान साहब को, ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को अवार्ड किए उस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे साजिद खान साहब से। लेकिन आज मैंने चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी ज़का अशरफ साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए पहले वो सुनते हैं। इस प्यार और मोहब्बत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए। ज़ाहिर है बाबर आजम भी ये चाहता है कि हमारी टीम परफॉर्म करे, जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा
डेफिनेटली वो उसको लाइबिलिटी अपने पीछे तो नहीं लेके जाएगा। तो शादाब खान बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, तो मेरी दुआ होगी कि वो भी परफॉर्मेंस में आए। सारा मसला उससे शुरू हुआ कि ये हमारे जितने 5 प्लेयर्स थे इनको एनओसी दे दिया गया। जब मैं बोर्ड में आया तो उनको एनओसी मिल चुका था, जाके आप लीग मैचेस खेलें। मैंने आते ही बोर्ड में कहा, ये और बोर्ड के लोग इसकी गवाही देंगे, मैंने कहा था ये सब जा रहे हैं, मुझे डर है कि कोई इंजरी ना हो जाए। तो सब ने कहा कि जी देखते हैं। आगे देखा तो वो उनको जो मेरे से पहले चेयरमैन साहब थे उनको दे चुके थे। तो और उनके लेने के बाद उन्होंने जो लीग के जितने और कंट्रीज़ के जो है उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिए थे। तो फिर मैंने मुनासिब ना समझा कि इनके हो चुके हैं, एग्रीमेंट भी हो चुके हैं, तो इनको हम रोकना मुनासिब नहीं था। और वही मेरा खदशा था, वो जो उधर गए फिर टू मच ऑफ जो एग्जर्शन होती है, स्ट्रेस होता है। अभी कोचेज़ ने भी, सब लोगों ने इसको एडमिट किया कि ये जो एक्स्ट्रा उनके ऊपर स्ट्रेस आया उसकी वजह से ये 5 प्लेयर जो है अनफिट हुए। देखिए जी, बात ये है कि मोहम्मद हफीज़ ऑल्दो के बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है और बड़ी मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ। ये टेक्निकल कमेटी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बहुत सारी गलत फहमी, उसमें हेड एक ही थे, वो मिसबा थे। बाकी वो जिसको चाहे इनवाइट करें, वो आके उनके मशवरे लें, जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो करें और तजावीज़ उन्होंने मरतब करनी। तो PSL के फ्रेंचाइज होल्डर थे, हमने कोई कंसेंसस यही फैसला किया कि हम पाकिस्तान में रखेंगे और दुबई में नहीं लेके जाएंगे। स्टार्ट तो बहुत अच्छा था, जो कराची में हो रहा था साउथ अफ्रीका के साथ, तो वाइट वॉश कर रही थी। फिर अचानक ये हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको भी हम देखते हैं। अभी हम उसकी हमने एडवर्टाइजमेंट की है एक हेड कोच की इंटरनेशनल उसमें, और कोई बेहतरीन हेड कोच मिलेगा इंशाल्लाह। कोई खातून ढूंढ रहे हम जो वुमेन क्रिकेट के लिए हो। जी नाज़रीन, आपने मैनेजिंग कमेटी ज़क अशरफ साहब की गुफ्तगू सुनी, जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को कहा कि मैंने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं जितने इससे पहले कभी बढ़ाए नहीं गए थे। तो साजिद खान साहब, ये कहना कि मैंने इतने पैसे बढ़ा दिए, 3 साल के लिए पैसे बढ़ा दिए, यहाँ 3 महीने 3 हफ्ते की गारंटी नहीं है कि ज़क अशरफ साहब रहेंगे, और 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा कि मैंने पैसे बढ़ा दिए हैं। क्या कहेंगे? ने इसका जवाब दे दिया। पाकिस्तान में एक दिन का नहीं पता होता, या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्रिकेटरों का क्रिकेट की वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन साहब को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जो बात ये की जा रही है, पाकिस्तान का खुला मैरिज का कत्ल हो रहा है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में। आपने मिसबाउल्लाह का जिक्र किया, मिसबाउल्लाह साहब इतने क्रिकेट से लव कर रहे होते तो वेटरन क्रिकेट को तरजीह नहीं देते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तरजीह देते, हेडक्वार्टर में बैठते। तो वो छोड़ के तो चले गए थे, वेटरन्स के मैचेस में तो नहीं थे ना, फिर वो छोड़ गए थे वेटरन्स की टीम को। तो नहीं, जब इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो उस पे स्काइप पे थे ना। तो सर, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है ना, टेक्नोलॉजी का दौर है, वो स्काइप पे आ गए। देखिए, या कोचिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हो रही है। नेगेटिव सुने, इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। आप घर में मौजूद हैं और इतना बड़ा आपका हो गया, जो एक फेवरेट टीम एशिया कप की नाकस कारकर्दगी से अगर बात की जाए, बॉलिंग, बैटिंग, कप्तानी, मैनेजमेंट, जबकि आपके मैनेजमेंट ने और कप्तान ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपने वो टीम सेलेक्ट की जो यकीनी तौर पर अब तो चले गए इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हम अपनी टीम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि क्यों सपोर्ट करेंगे, वहाँ पाकिस्तान का तराना पड़ा जाएगा, और पाकिस्तान का तराना जब पड़ा जाएगा उससे बड़ी खुशी किसी भी इंसान, किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी मुसलमान को नहीं होगी। भारत, ये तो बात की बात है, मगर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे देखें, एक बात सुने अली सलमान साहब, आप किसी भी खिलाड़ी से पूछें, किसी भी कोच से पूछें, किसी तजज़ियाकार से पूछें, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान का कप्तान को तरजीह दी जाती है, फोकियत दी जाती है, और फिर 4 साल बाद मिसाली कम बैक करे और पहला पाकिस्तानी विकेट कीपर हो जो मिसाल आपके नौजवान 9 साल की 52 टेस्ट मैच खेलता है, 140 ODI खेलता है, और किसी भी शोबे में क्रिकेट की मेरिट में। अच्छा साहिब, ये बताएं, ये साहिब ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, पहले ब्रेक में भी, कि सरफराज को नहीं रखा, लेकिन एक जो ओवरऑल एक परसेप्शन था वो ये था कि जी इमाद वसीम से शायद क्रिकेट बोर्ड भी खुश नहीं है, सिलेक्शन कमेटी भी खुश नहीं है, शायद कप्तान भी खुश नहीं है। और कराची किंग में जो मसाइल हुए थे बाबर आजम के, इमाद वसीम के, पिछले PSL में हम सब ने वो देखे थे, हम सब ये समझ रहे थे, और आप भी शायद ये समझते होंगे कि इमाद वसीम के साथ मामला क्रिकेट बोर्ड के सही नहीं है और पूरी मैनेजमेंट के सही नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब देखें तो लगता है कि भाई सरफराज और शान मसूद तो इमाद वसीम से भी ज्यादा साइडलाइन हुए हैं कि उनको D में रखा गया, इमाद वसीम को C में रखा गया है।
देखिए ये खुली खुली ज्यादती है। अगर आप भी चर्चा उनके नहीं जागेंगे। डॉक्टर वकार मसूद एक साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है और मौजूदा हुकूमत में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं और उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। शान मसूद और सरफराज तो वर्ल्ड कप की टीम में थे और जिस टीम में आप नवाज की बात करें जो 2020 में 9 बॉलर का ओवर करते हैं, उसमें क्या आप उसमें क्या तो वो खो रख के बैठेंगे। और आपकी मिडिल की आप बात कर रहे हैं कप्तान और स्पिनर तो आपके ऑफ कलर हैं। ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। या मात की बात तो यकीनी तौर पर सेंटर से सेटअप हो गया क्योंकि आपकी नवाज उस तरह की बॉलिंग ही नहीं कर रहा ना। नवाज ने कैरी, अगर नवाज उस तरह की बॉलिंग करता, सीन के पेट लगता तो कुछ कारकर्दगी दिखा तो ये करीब भी नहीं आता। मगर ये चीज की मानने अच्छा साहब भाई, मेरे पास 20-25 सेकंड है, जल्दी जल्दी मुझे 2 सवाल के जवाब दे दें कि आपको क्या उम्मीद है पाकिस्तान की टीम से। बतौर पाकिस्तानी नहीं, बतौर फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पूछ रहा हूं कि क्या उम्मीद है पाकिस्तान की टीम से सिलेक्शन को देखकर। देखिए इस सिलेक्शन को देखते हैं, बाबर की लक को देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। मगर पाकिस्तान की टीम को दुआ जरूर दूंगा कि वो पहला मैच जो 29 तारीख को खेला जाएगा वो पहले मैच में आप शो हो जाएंगे कि बैटिंग पैराडाइज होगी। और जो आप 12 तारीख का मैच खेलेंगे स्पिन ट्रैक पे खेलेंगे। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और मशवरा आपने मांगा तो बाबर को नंबर 4 पे आना चाहिए क्योंकि नई बॉल अबे आउट स्विंग से ड्राइव बनने चले जाते हैं और घुमरा उनको आउट कर देगा। सेमीफाइनल खेल रहे हैं पाकिस्तान, हाँ सेमीफाइनल में देख रहे हैं पाकिस्तान को। बहुत अर्ली है क्योंकि आपने जो ब्लेंडर मार दिया ना, जमान को आपने रिजर्व में रख दिया है, फिर अबरार को आपने रिजर्व में कर दिया। इनको 15 में होना चाहिए था क्योंकि फिर आपको आगे नजर आता। मगर ये चीज आपने रिजर्व में रखने का मकसद ये है जो दोनों क्वालिटी बॉलर हैं। फिर आपने बड़ी प्यारी बात की थी, मैंने सुना था वो, आप मुझे बताएं हसन अली ने, मैंने तो कभी इसको नया बॉल करते हुए नहीं देखा। अब नया बॉल पहले से ये बता दें अली सलमान, बात निकल जाएगी जहन से, ये आईसीसी का इवेंट है इंडिया का इवेंट है? आईसीसी का इवेंट है। तो बॉल कौन सी यूज हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। बॉल कौन सी यूज हो रही है? इंडियन ब्रांड हो रहा है या आईसीसी जो बॉल देता है वो यूज हो रहा है? ये बताएं मुझे पहले आप। बिल्कुल सही, जरूरी है बॉल, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएगा इसमें काम वजन इसमें काम है, बहुत बड़ा काम है। देखें जितने भी मैच रेफरी हैं सारे उनके पेट हैं। आप ये मेरी बात पे गौर कर लें, इस बात को नुक्ता उठा लें। बॉल आईसीसी की यूज होगी क्या? होम सीरीज इंडिया खेलती है तो इंडिया की बॉल यूज होगी। ये आखिरी सवाल है, सच में आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है हफीज ने जो है इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हफीज शायद बॉलिंग कोच बन के जाना चाहते थे इंडिया, उनको मना किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आजकल एजेंटों का सारा खेल है, सरफराज का और हफीज का एजेंट एक ही है, इसलिए शायद हफीज ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे सरफराज को। देखिए सरफराज से जो भी होगा सपोर्ट करेगा। हफीज ने अपनी जर्मनी हफीज के करियर में वाज़ेह तौर पर नजर आया था और हफीज ने अगर सपोर्ट किया तो क्रिकेट के करियर में उनकी किरदार बताता। 2012 में भी उनके साथ ग्रुपबंदी हुई थी ना, हफीज को हटा के सारे लड़के शाहिद आफरीदी के साथ चले गए तो वापसी आके उसको रिजाइन करवा दिया गया था। मगर ये चीज देखे एजेंटों ने क्रिकेट का बड़ा कर दिया और पेशावर जज़मी ने बड़ा कर दिया। मुझे बताइए, पेशावर जज़मी के चीफ सेलेक्टर, पेशावर जज़मी के कप्तान, पेशावर जज़मी के सारा करता तो और फ्रेंचाइज का नहीं है क्या? उनके प्लेयर नहीं आएंगे क्या? ठीक है, मुझे तो ये पता है ना ठीक है क्या रोल हमने पहले। ठीक है साहब, ब्रेक का वक्त हो गया है और थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ अमेरिका से बजरिया टेलीफोन कॉल मौजूद थे और जिस तरह भी आपने कहा कि कुछ फ्रेंचाइज हैं वो क्रिकेट को जो वो डैमेज, पहले भी मैंने एक शो किया था कि जो फ्रेंचाइज का क्या रोल है इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। कुछ लोग जो हैं वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करना चाहते हैं, चाहे उसमें आप फ्रेंचाइज का नाम भी ले सकते हैं, कुछ लोगों का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों के साथ GTV और जी स्पोर्ट्स शाना बशाना हमेशा मौजूद रहता है, ना सिर्फ कराची में, कराची से बाहर, मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, समंदर पार, जहां जहां क्रिकेट और स्पोर्ट्स की सपोर्ट है वहां GTV और जी स्पोर्ट्स हाजिर है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं अपने अपने तौर पे, अपने अपनी ज़ाती कोशिशों की बुनियाद पर। और ऐसे ही एक इवेंट अजमान में हुआ कि जहाँ पे बाबर आजम, रिजवान और UAE के फॉर्मर प्लेयर रूहान मुस्तफ़ा और UAE के फॉर्मर कप्तान खुर्रम खान वहाँ पे मौजूद थे। एक बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट रहा और बड़ा यादगार इवेंट रहा। और इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र ज़हीर अहमद शेख साहब, जो खुद भी फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, वही बैंक से
तवील अरसे तक और नेशनल बैंक से काफ़ी अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर, बैट्समैन और डोमेस्टिक रिकॉर्ड होल्डर। उन्होंने इस तकरीब को सजाया अपने साहबजादों के साथ, ज़ुबैर अहमद शेख और इनके दीगर साहबजादे और पूरी फैमिली ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। इस वक्त ज़हीर साहब हमारे साथ UAE से मौजूद है, इनको शो में खुशामदीद कहेंगे। ज़हीर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और ये बताइए कि इवेंट का क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, माशाल्लाह ये हमारा पहला इवेंट था आउट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने पाकिस्तान और UAE के खिलाड़ियों को ऑनर किया। रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, क्योंकि हमें यहाँ 4-5 लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है जो कि क्रिकेट के शदाई भी हैं। इनमें फ्यूचर मैट्रिक्स के आदिल मिर्ज़ा साहब, 7 डिस्ट्रिक्ट के हैदर धर्मसे साहब, फ्रेड एसोसिएट्स के सरफराज शेख साहब जो स्पेशली सऊदी अरेबिया से तशरीफ लाए, और एलिजाबेथ लिली क्रॉप ने कनाडा से हमें सपोर्ट किया है। मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू देम। ख़ास तौर पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, रोहान खान और खुर्रम खान का भी मैं बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। ज़हीर भाई, ये बताएगा कि ये इवेंट जो था बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ, जिस तरह आपकी डेडिकेटेड एफर्ट थी, इस तरह आपके जो ऑर्गेनाइजर थे आदिल मिर्ज़ा साहब थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, फिर आपके जो साहबजादे थे ज़ुबैर अहमद शेख, उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, आपके दीगर साहबजादों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो पूरी एक बाइंडिंग फोर्स थी आपके पीछे जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ये हमारा मेगा इवेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे बेटे एहसन, मोहसिन और ज़ुबैर और मेरी पूरी फैमिली ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आई एम प्राउड ऑफ देम। ये मेरा पैशन है अली भाई, और मैं यही चाहता हूँ कि इन सब लेजेंड्स के जीते जी इनको ऑनर कर सकें, क्योंकि हमारे मुल्क में ये चीज़ पाई जाती है कि जब इंसान गुजर जाता है तो उसको फिर ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो बड़ा एक कामयाब इवेंट था जो हमेशा UAE की जो स्पोर्ट्स हिस्ट्री उसमें याद रखा जाएगा। इतनी कामयाबी के साथ आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, जिस तरह से आपको रिस्पांस भी मिला। अब ये बताइए कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान है, इस किस्म के मजीद क्या इवेंट्स कराने का इरादा है? माशाल्लाह ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल गया है हमारा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इस इवेंट को पाकिस्तान से बाहर करने का मतलब यही है कि अब हम इंटरनेशनली इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह इससे भी बड़ा होगा, जिसमें हम पाकिस्तान को, UAE को, इंडिया और श्रीलंकन के लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करने चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ज़हीर भाई, जिस तरह आपकी इवेंट की आप क्लिप्स भी देख रहे होंगे, जब ये इवेंट आप करा रहे थे उस वक्त भी हमने आपको ऑनर लिया था, तो GTV और G स्पोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, और हमारे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, वो भी आपके क्लिप्स वगैरह जो है वो बड़ी क्रेजी के साथ उन्होंने ये फुटेज भी तैयार की है। तो इस रोल को किस तरह देखते हैं GTV और G स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन की प्रमोशन के लिए? सबसे पहले मैं अली भाई आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ UAE में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर। और इस इवेंट में दिलो जान से आपने प्रोग्राम को होस्ट किया है। GTV और G स्पोर्ट्स की कवरेज शानदार थी, मैं उनका मशकूर हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इवेंट में हमारे मीडिया पार्टनर बने। थैंक यू वंस अगेन ऑनलाइन लेने के लिए। आखिर में पाकिस्तान टीम के लिए भी हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाए। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़हीर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब क्रिकेट से फुटबॉल की तरफ है कि जहाँ पे सेक्रेटरी खेल बलूचिस्तान साख जमाली साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आपसे माजरत के रात के इस पैर आपको हमने जहमत दी है अपने प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि बड़ा ज़बरदस्त जो है इस वक्त बलूचिस्तान स्पोर्ट्स का हब बना हुआ है। पहले वहाँ पे गेम्स हुए, फिर वेटरन्स टूर्नामेंट भी हुआ, और अब फुटबॉल टूर्नामेंट, चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप टूर्नामेंट बड़ी कामयाबी के साथ आपने ऑर्गेनाइज किया। क्या कहेंगे इस तमाम तर कामयाबी के हवाले से? बहुत शुक्रिया अली। पाकिस्तान भर में जो फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला है, पिछले 4 सालों से हुकूमत बलूचिस्तान मुनक़िद करा रही है। चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप के नाम से ये चौथा चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप है। अगर आप पहले गोल्ड कप को देखें, दूसरे को देखें, तीसरे और चौथे, इसमें टीमों और खिलाड़ियों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। पहले 2 सालों में 32 टीमें थी मेन राउंड में, पूरे पाकिस्तान से शिरकत कर रही थी, लेकिन तीसरा गोल्ड कप पिछले साल जो हुआ उसमें 48 टीमों ने शिरकत की, और इस साल 58 टीमें हो चुकी हैं, जिनको 16 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है मुख्तलिफ, और 5 ग्राउंड्स में दिन में 10-10 मैचेस हो रहे हैं। हर ग्राउंड में दिन में 2 मैचेस होते हैं, और करीबन 4000 के करीब
खिलाड़ी और ऑफिशियल्स पूरे पाकिस्तान से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये वो इवेंट है जिसका फ़ुटबॉल लवर्स, फ़ुटबॉल के शायकीन, फ़ुटबॉल प्लेयर्स सारा साल इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान ही फ़ुटबॉल के इवेंट्स करा रही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल गेम्स की कामयाबी के बाद फ़ौरन बाद चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप फुटबॉल जो भी हो रहा है, उससे पहले क्रिकेट गोल्ड कप भी हुआ, जो कोई 6 के 7 सालों बाद पहली दफ़ा कोयटा में हुआ, जिसमें टेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान के जिन्होंने नुमाइंदगी की थी उन्होंने भी शिरकत की। वो बड़े कामयाब इवेंट था। उसके फ़ौरन बाद विद इन 2 मंथ्स आप देखें फ़ुटबॉल का मेला सज चुका है। तो ये फ़ुटबॉल की प्रमोशन, फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने के हवाले से और खेलों के मैदानों को आबाद करने के हवाले से मैं इस इक़दाम को बहुत अहमियत देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हम 4 साल से ये इनाकाद करा रहे हैं, आइंदा भी इसी तरह हर साल ये इसी जोश और जज्बे बल्कि इससे ज़्यादा अच्छे नज़्म ज़ब्त के साथ ये बिल्कुल। जवाली साहब, GTV हमेशा, जी स्पोर्ट्स हमेशा आपके शाना बशाना रहेगा। इसी अंदाज से टूर्नामेंट कराते रहिए। कामयाब इनेकाद हुआ टूर्नामेंट का, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ कि 6 खिलाड़ी जिस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए आ रहे थे वो रास्ते से ही लापता हो गए। उस हवाले से कोई तफसीलात हैं आपके पास? जी बड़ा अफसोसनाक है। बेसिकली हमने इस मेन राउंड जो शुरू हुआ अभी 19 सितंबर से, उससे पहले हमने एक तरतीब ये बनाई थी कि बलूचिस्तान के हर डिवीज़न से क्वालिफाइंग राउंड कराएंगे, हर डिवीज़न से एक टीम जीतेगी। तो जो सिब्बी डिवीज़न जिसका डेरा बुगटी पार्ट है, तो डिवीज़नल हेडक्वार्टर सिब्बी में डेरा बुगटी से प्लेयर्स आ रहे थे शिरकत करने के लिए, लेकिन रास्ते में ही ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बिल्कुल सरतोड़ कोशिश कर रही हैं, पुलिस, FC और बाकी जितने भी इदारे हैं सिक्योरिटी के, खिलाड़ियों को बाजियाब कराने के हवाले से, लेकिन अब तक बदकिस्मती से बाजियाब नहीं कराया जा सका। हमारी हमदर्दियाँ मुकम्मल इनके ख़ानदानों के साथ हैं और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ये खिलाड़ी अपने घरों को वापस आएंगे। इंशाअल्लाह बिल्कुल बहुत जल्द वापस आएंगे। हमारी तमाम तर दुआएं खिलाड़ियों के साथ हैं। लेकिन सर, जितने कामयाबी के साथ आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, नो डाउट कि इस वक्त बलूचिस्तान जो स्पोर्ट्स का एक बड़ा ज़बरदस्त हब बना हुआ है, बड़ा टैलेंट वहाँ से सामने आ रहा है। अब ये बताएं, इस टूर्नामेंट की क्लोजिंग सेरेमनी के हवाले से क्या तफसीलात हैं? और साथ साथ अब आपसे तवक्कात बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ गई हैं, तो अब अगले इवेंट कब जो है करवाने जा रहे हैं आप? तकरीब इंशाल्लाह इसकी 1 अक्टूबर हमने रखी है कि 1 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग होगी। फाइनल होगा अयूब फुटबॉल ग्राउंड में, जिस तरह हर साल होता है। उसके बाद म्यूज़िकल शो, लोकल आर्टिस्ट, लोकल जो सिंगर्स हैं हमारे, उनके थ्रू एक रंगारंग मेला होगा। और यूं भी अगर आप फुटबॉल को देखें, फुटबॉल के सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल्स जब मैचेस होते हैं तो ग्राउंड्स खचाखच भर जाते हैं। हमारे फुटबॉल ग्राउंड में, अयूब फुटबॉल ग्राउंड में 20,000 से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी है बैठने की। तो इस तरह ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस फाइनल में भी इसी तरह हज़ारों लोग आएंगे और जब अपनी टीम को वो सपोर्ट कर रहे होंगे, फाइनल के बाद एक तकरीब होगी तो उसमें ये बढ़ चढ़ के शिरकत करेंगे। नेशनल गेम्स की तरह जिस तरह हमने इसे सेलिब्रेट किया, उसकी कामयाबी को, इस इवेंट की, बड़े इवेंट की कामयाबी को भी उसी तरह हम सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। और लोकल सिंगर्स इसका पार्ट होंगे लास्ट जो क्लोजिंग डे होगा। इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे जो टूर्नामेंट आपका जिस अंदाज से आपने ऑर्गेनाइज किया उसी अंदाज से इसकी इख्तिताम भी हो। GTV, जी स्पोर्ट्स हमेशा आपके शाना बशाना रहेगा और इसी तरह से आप की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसको जो है वो आपके सामने अपनी स्क्रीन पे लेकर आता रहेगा, ताकि न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को सपोर्ट और प्रमोशन हो, बल्कि आप जैसे लोग हैं जो बुशरा कमर जैसी हमारी रिपोर्टर हैं जो बहुत ज़्यादा तनदेही के साथ काम करती हैं और जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स होता है उसको वो सपोर्ट करती हैं, उस खित्ते के अंदर जो इसको रिपोर्ट करती हैं, तो आप सबको भी इस हवाले से बराबर का क्रेडिट जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। कल हमारे साथ एक ज़बरदस्त स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी मौजूद होंगे, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अब तक बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।